हम उससे सहमत नहीं है भैया। अब बात आती है तथागत बुद्ध की, अगर बात करें साहब, तथागत बुद्ध ने कहा है संगम शरणम गच्छामि, कहा है ना, बुद्ध का कहना है संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध कौन थे मुझे बताइए? कोई चमत्कारी भगवान थे? नहीं थे। क्या थे? एक इंसान थे ना। अब आपके लिए वो आदरणीय पूजनीय बन गए हैं तो ये उनकी महानता है, उनकी कर्तव्य का परिणाम है कि नहीं है? कोई भी अगर आदरणीय बनेगा, समाज के लिए डेडिकेशन देगा तो समाज उसको मानेगा, जानेगा ना। तो बुद्ध की अगर बात करें तो बुद्ध ने सब सारा घर बार छोड़ करके निकल पड़े नंगे पैर निकले थे ना। और राजा के बेटे थे। दुर्भाग्य है आज कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर मैं किसी राजा का बेटा होता साहब तो यहाँ खड़ी होने की जगह नहीं रहती, ये सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब मेरा कहना है अगर मैं अपने अच्छे विचार रखूं तो यहाँ से नहीं, ऊंचे प्लेटफॉर्म से अगर रखूं तो लोग मेरी बात को ज्यादा मानेंगे। अगर गलती से मैंने बता दिया मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, एक आम इंसान हूँ, तो लोग कह रहे हैं इसे बहुत बोलते रहते हैं, आम इंसान तो बहुत आते रहते हैं। मतलब विचारों का सम्मान नहीं है आपके देश के अंदर। आपके देश के अंदर किसका सम्मान है? कुर्सी का सम्मान है कि नहीं है? तो जब कुर्सी का सम्मान करते रहोगे तो मुझे तो नहीं लगता कुर्सी से संविधान चलता है, और कुर्सी से विचार आते हैं, कुर्सी से समस्या का समाधान होता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम भारत देश के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा, सही गलत की पहचान होनी शुरू हो जाएगी और आप कसम खा लीजिए कि मैं हमेशा सत्य के साथ रहूंगा। बस यही सिंपल सा निर्णय आपको लेना है और फैसला हो जाएगा। मेरा जो दुख दर्द है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरे को बहुत विश्वास था, बहुत चरम विश्वास था। हम सोचा करते थे यार मुझे राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जब हमारे तमाम नेता भैया राजनीति में है सर जी, तो हम राजनीति में जाके क्या करेंगे? वो लोग नेतागिरी तो कर ही रहे हैं। यही आपके ही समाज के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये वहां पे थे, जानते हैं कहाँ पे? गुड़गांव में। जब पहली बार मंत्री बने थे तो इनको हम सुनने के लिए चले गए। एक्चुअली दिल्ली में हमारा नेटवर्क काफी लंबा है। तो लोगों ने कहा कि यार भी बेटा, अब सीनियर लोग हैं आप जैसे, तो बेटा से संबोधित करते हैं, विश्वास भी बड़ा तगड़ा है उनके बीच में हमारा। तो बोले कि वहाँ पे कार्यक्रम में चलना है। तो जैसे आप आए हो, कोई भी पीछे से आ रहा है, मान लो कोई हैवी पर्सनालिटी का भी बंदा है और आज दिखाई नहीं मैं आगे बैठूंगा तो मुझे नहीं लगता उसकी महानता है। जहाँ पे कुर्सी खाली मिली हम भी बैठ गए आराम से। तो वहीं पर आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी खूब चौड़े होकर के मन से चिल्ला रहे थे कि मैं समाज के लिए खून बेच दूंगा। बीजेपी में थे, बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने कहा समाज के लिए खून बेच दूंगा। हमने कहा बड़ा, मैं जो है नतमस्तक हुआ उनके सामने, अंदर अंदर उनको सैल्यूट किया। हमने कहा जब आप जैसे विद्वान लोग हैं हमारे देश के अंदर तो साहब मुझे तो मार्ग मिल गया है। और हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, अपना जो अपने तरीके से ईमानदारी से कमाना पढ़ाना लिखाना था वो चल रहा था, तो हमें राजनीति में तो जाना नहीं था। इतने में 4 से 10 दिन नहीं बीता था, एक लड़के का फोन आया बस्ती से। उसने कहा आरपी भैया, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व था तो नंबर वगैरह हमारे रहते थे चारों तरफ। तो उनका ये कहना रहा कि भैया एक प्रॉब्लम है, एक ठाकुर साहब मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अब बताइए मैं क्या करूं, आप मेरे को बताइए। तो हमने कहा यार ये तो बाएं हाथ का खेल है, आप लखनऊ चले जाइए, वहां पर 2 नेता हैं। एक नेता है धर्मवीर सैनी जी और एक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये दोनों नेता किसी के पास आप चले जाइए। बोले भैया परिचय बताऊंगा। हमने कहा मत बताना मेरा परिचय, क्योंकि मेरा परिचय वो जानते भी नहीं है। आप ये बता दीजिएगा मैं मौर्य हूँ, तो मौर्य हूँ इतना बता देना पर्याप्त है, क्योंकि उन्होंने कहा था मौर्यों के लिए खून बेच दूंगा। क्योंकि हमारा काम थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप का रहता है, तो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ आप जो कहते हैं वो कर दें। और आप बदलेंगे साहब तो फिर मैं नहीं समझता हूँ आप बुद्ध के मार्ग पर हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वह व्यक्ति कैसा इंसान होगा जो अभी बोल दिया हाँ और थोड़ी देर के बाद बोल दिया ना। मुझे इससे बड़ी एलर्जी है। खैर, तो वो दिन भर घूमता रहा इनके पीछे, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई, कहीं सुनवाई नहीं हुई, कोई सुना ही नहीं हो क्या। अब जैसे मान लो आप 3 पन्ने का एप्लीकेशन लेकर आओ, आरपी मौर्य जी मेरी ये प्रॉब्लम है, अच्छा हाँ ठीक, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, आधे मिनट में हम क्या पढ़ लेंगे उसमें साहब?
लेकिन बस ठीक, चलो वो चला गया दूसरे खाते में, और हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो लड़का परेशान रहा, शाम को निराश होकर के जा रहा था, बीजेपी कार्यालय खुला था साहब, ठीक है ना। तो बीजेपी कार्यालय खुला था तो प्यासे को पानी चाहिए, अब नलका कहाँ लगा इससे क्या लेना देना है। वो घुस गया बीजेपी कार्यालय में, वहां पे ठाकुर साहब बैठे थे, उनसे वो बात कही, ठाकुर साहब ने बात सुनी, डीएम को फोन किया। भाई ठाकुर साहब अच्छे रहे होंगे, इंसानियत हर जगह है, ध्यान रखिएगा, मैं किसी जाति बिरादरी को विशेष नहीं कोसूंगा, इंसानियत हर जगह है। तो उन्होंने क्या किया, अब चाहे वो वोट के नाते चाहे कैसे भी, इंसानियत के नाते उन्होंने अगले की मदद की। डीएम के पास उन्होंने फोन किया और एक लेटर लिखा कि मैं आदेश कर रहा हूं, ये जब पहला पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब वहां पे कोई कब्जे का काम करेगा। उसको तुरंत आदेश हो गया, रुक गया मैटर। बाहर निकल, उस बच्चे ने फोन किया मेरे को कि भैया जी मेरा काम हुआ, मैं गदगद हो गया। समझ गए ना साहब, गदगद हो गया। हमने कहा चलो हमारे समाज के नेताओं ने काम किया। जब मैंने पूछा कैसे, कौन मिला था, क्या हुआ था, बोले भैया वहां से नहीं यहां से हुआ था। अब मुझे बताओ, वोट मांगने जाओगे आप और काम करेंगे ठाकुर जी, वोट मांगने जाओगे आप और काम करोगे ठाकुर जी। तब भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, हो गया होगा ना, ध्यान दिए होंगे। साहब जी मुझे बड़ा बुरा तो तब लगा जब ये पिछड़ा वर्ग आयोग की मीटिंग करवा रहे थे। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा आप पिछड़े हो, आप शूद्र हैं, शूद्र है, पहचानो अपने आप को, राजा नहीं है। भारत देश के अंदर आपको शूद्र बनाया गया है और पिछड़ा बनाया गया। अगड़ा वो है, किस मामले में अगड़ा हो भाई बताओ मुझे जरा। दिमाग में, बुद्धि में, विवेक में, इतिहास में, भूगोल में, किस मामले में अगड़े हो? केवल चालाकी और धूर्तता के मामले में अगड़े हो ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं अगड़े हो। और हमें बना दिए मानसिक गुलाम साहब, हम पिछड़े हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व इनको दे दिया गया। इन्होंने क्या किया कि बुद्ध की फोटो सामने ऊपर और बगल में मोदी की फोटो। आजकल देखो ना मोदी बाबा जो पूरा वो मतलब विश्व आत्मा बनने जा रहे हैं, जान रहे नहीं जाने, विश्व आत्मा, दाढ़ी और तौर तरीका सब एकदम फैंटास्टिक बन रहा है। बाबा वाली स्टाइल में ध्यान रखिएगा, कल चंदा मांगेंगे आपके पास आगे। तो बुद्ध के बगल में मोदी की फोटो और योगी आदित्यनाथ की फोटो सम्राट अशोक के बगल में। हम आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये हमारे भारत देश का अपमान है कि सम्मान है? मैं कितना महान हो गया हूँ साहब कि मैं बुद्ध से तुलना करने लग जाऊं और मैं सम्राट अशोक से तुलना करने लग जाऊं। मैं अनुयायी बन सकता हूं, सेवक बन सकता हूं, उनके मार्ग पर चलने वाला बन सकता हूं, लेकिन हम उनसे तुलना, बराबर में फोटो लगाने का मतलब तुलना हो गई साहब। तो मैंने वही जानने के लिए स्वामी जी को फोन लगाया और लगाने के बाद हमारा यही उद्देश्य था कि सर जी बताओ क्या हो रहा है। तो बाकी एक ऑडियो वायरल हुई होगी, आप लोगों ने सुना होगा। तो स्वामी जी आनंद फानंद में उल्टा सीधा कहे तुम्हारा समाज शूद्र है, शूद्र मतलब चूहा है, बिल्ली है, और वो तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। मैं राजनीति में नहीं था, मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं आजा आपकी तरह जो है सिंपल नागरिक की तरह काम कर रहा था। तो राजनीति में कहीं होते नहीं हो, दिखाई नहीं देते हो, बस एक नाम जान गए हो बुद्ध और अशोक, तो वही दिन भर रहते रहते हो। भैया बुद्ध अशोक को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी मुझे बताइए। मोबाइल खोल के बुद्ध ने 3 फार्मूला दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, से बड़ा फार्मूला और क्या है। उसके बाद 5 शील बताया। भारत देश में कौन सा नेता 5 शीलों का पालन कर रहा है बताइए? अरे वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बोला था मैं खून बेच रहा हूँ, बेच दूंगा, उसके बाद बेचे क्या? तो झूठ बोले कि नहीं बोले? तो शीलों का अपमान हुआ कि नहीं अपमान हुआ साहब? और हमसे कह रहे हैं 2 नाम जान गए बुद्ध अशोक के नाम से। तो बात उनसे हमें शिकायत नहीं है, हम नेता को ये देख रहे थे हमारा नेता हमारे समाज की या हमारे देश के उद्धार के लिए सक्षम होगा या नहीं होगा। और जब उन्होंने समाज को कुत्ता और बिल्ली कह लो, चूहा और बिल्ली बोल दिया ना साहब, तो बड़ा दर्द हुआ, बहुत सोचा, बहुत सोचा। उसके बाद कुछ लोग हमारे ही संगठन से उनके संपर्क में भी थे, उधर से लोगों का प्रेशर आया कि भैया आपने जो वीडियो ऑडियो वायरल करी है उसको जो है आप क्या करेंगे, माफी मांगेंगे। माफी मांगे, आपने माननीय मंत्री जी का अपमान किया है। मैंने कहा किस बात का मंत्री भाई, किस बात का मंत्री है? मंत्री का मतलब नौकर, मोदी मेरा नौकर है, हम नौकर नहीं है मोदी के। लोकतंत्र का राजा कौन? लोकतंत्र का राजा कौन? आम इंसान, आम जनता। और कह रहे हो भैया मंत्री जी, सम्मानीय मंत्री जी। अगर सम्मानीय मंत्री जी हमारे किसी काम के नहीं है
तो हम सम्मान करके क्या करेंगे, हमें बताइए। विचारे बता दो उनको, विचार बता दो क्या विचार है। तो ना तो कोई विचार है, ना तो कोई तौर तरीका है, और उसके बाद हमको कह रहे हो जबरदस्ती सम्मान करो। अरे सम्मान तो हम उनका करें ना, देखो सम्मान कर रहा हूँ, बताइए क्या करूँ मैं। हम हर व्यक्ति का, हर इंसान का सम्मान करने के लिए तैयार खड़े हैं। आज ही तुम भटके हुए रास्ते पर आ जाओ तो भी हम तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए, माफी मांगने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन तुम काम हमारे समाज के विनाश का करोगे और हमसे सम्मान की उम्मीद करोगे, तो हम अपने इतिहास को, अपने समाज को क्या जवाब देंगे? क्या हम भी तुम्हारी तरह गद्दार हो जाएं? एक गद्दार, चार गद्दार निकल गए तो पूरा समाज गद्दार ही निकल जाएगा क्या? फिर समाज का उत्थान कब होगा भैया? सम्राट चंद्रगुप्त को ही पढ़े लिए होते। सम्राट चंद्रगुप्त को क्या जरूरत थी इतने बड़े मिशन को खड़ा करने की, आप बताइए मुझे साहब। धारा के विपरीत चलने की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने चला, इतना बड़ा अखंड भारत का निर्माण किया। किसके लिए? केवल मानवता को स्थापित करने के लिए। तो भैया आपके नाम की मानवता मर गई है क्या? तो साहब उसके बाद क्या हुआ? ये अयोध्या मुद्दा आ गया। अयोध्या मुद्दा आया तो हमने, मेरा सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद और रहती है कि देखिए न्याय करिए। जैसे हिंदू धर्म है, वैसे बुद्ध धर्म है, वैसे सिख धर्म है, वैसे ईसाई। मान लो समाज में लोगों ने हमको जातियों में, धर्मों में बांट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करे। अब सुप्रीम कोर्ट बैठ के वहाँ राजनीति करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी रह गया है? आप बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट आज राजनीति कर रहा है भैया, और आपका जो चुनाव आयोग और राजनीति कर रहा है, रात रात भर ईवीएम मशीन लेकर लूटते हैं, रात रात भर। ये न्याय व्यवस्था चल रही, मैं बता रहा हूँ। कहीं इलेक्शन होगा, जब ट्रक में लग करके ईवीएम मशीन जाती है ना, तो रात में ईवीएम मशीन गायब हो जाती है। 20 उतारेंगे, 40 चढ़ा देंगे। क्या करोगे? चलो करो। कैसे तुम जीतो, मतलब जीतोगे? जीतने नहीं तुम्हें देंगे, हम ही सर्वो रहेंगे। अब ईवीएम मशीन की 2 मिनट बात कर लो, तो मेरा ये कहने का मतलब है, बुद्ध का मार्ग बहुत आसान है, हर व्यक्ति चल सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, आप में से किसी का मोबाइल खो जाता है, आजकल मोबाइल भी महंगी आती है ना, 25,000 30,000 की आती नहीं आती है, तो 25,000 की मोबाइल खो गई। सभी ने सबका जेब देखा, लेकिन आरपी मौर्य का जेब नहीं देख रहे हो। क्यों भाई? क्यों? आरपी मौर्य चोर नहीं हो सकता है क्या? और जब आप, एक बच्चे ने बोल दिया कि भैया आरपी जी अपना जेब दिखाओ, तो हमने क्या कहा? मैं चोर नहीं चलाता हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं डांट के आपको चुप बैठा दिया। ये चुनाव आयोग कर रहा है। हमने कहा चुनाव आयोग महोदय, जब हमारे देश की जनता को विश्वास नहीं है ना, तो तुम सिद्ध करो कि तुम ईमानदार हो, उससे पहले चुनाव मत कराओ। लेकिन नहीं, पूरा मिली मार चल रहा है और देश की सत्ता हमारे मुट्ठी में रहेगी। एकदम धनानंद वाली स्टाइल में काम हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? धनानंद का काल चल रहा है, ये समझ जाइएगा। चंद्रगुप्त अभी सो रहा है, प्लानिंग बन नहीं पाई है, ये वक्त है। दूसरा, चुनाव आयोग से जाते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट पे। अयोध्या वाले मुद्दे में 40 संगठनों का पिटीशन हमने फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी फाइल खोलने को तैयारी नहीं है, उसके अंदर क्षमता ही नहीं, औकात ही नहीं है अगले की। हमसे बहस कर ले। हम तो अपने पार्टी उसमें पिटीशन में हमने वकील भी नहीं किया था। पहली पिटीशन जब विनीत मौर्य के नाम से गई थी तो उसमें वकील थे, दूसरी पिटीशन में हमने वकील नहीं किया था। हमने कहा हम खुद ही बहस करेंगे। हम पूछना चाहते हैं जज साहब कितना पढ़े लिखे हो और मुझे बताओ मानवता की परिभाषा क्या होती है, न्याय क्या होता है? अनाउंसमेंट करते हैं, ट्रैक्टर किसका खड़ा है गली में? ट्रैक्टर डालो जल्दी। कर लो भैया, कर लो अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में सर ये पिटीशन फाइल की गई। 40 दिनों की सुनवाई के बाद वो नेग्लेक्ट कर दिया। अयोध्या तुम्हारी है, अयोध्या तुम्हारी है, ले लो भाई अयोध्या ले लो। और बुद्ध की क्या है? अरे 2-4 एकड़ 5 एकड़ जमीन दे दिया होता, हम भी अपना बना लेते भाई। तुम भी पूजा करते, हम भी पूजा करते, क्या दिक्कत है? वहीं पर तुमने मुसलमानों को नेग्लेक्ट कर दिया। कैसे नेग्लेक्ट किया बताओ उसको। इन्होंने खोला 1955 में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट में क्या लिखा कि जो ये बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का एक पार्ट है। बात समझ रहे हैं ना? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक पार्ट है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकल के आया। इनसे पूछो धर्म मोदी से, संविधान से पूछो। इस संविधान में लोगों ने चेंजिंग करवाई है 1955 में। अरे हिंदू धर्म अगर पश्चिम जा रहा है तो बौद्ध धर्म पूर्व जा रहा है। हिंदू धर्म भी समता की बात करता है तो बौद्ध धर्म आपका समता की बात करता है। यही तो लड़ाई है ना। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मुझे किसी से डर नहीं है। डर है तो किससे? मौर्यों से डर है। डर है तो किससे? साकियों से डर है। डर है तो किससे? कुशवाहों से डर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बौद्धिस्ट बन जाएंगे
और बौद्धिस्ट अगर बन गए तो ये सत्ता में ज्यादा दिन जिंदा उंदा नहीं रहना, ये फैक्ट है, तो बता रहा हूं मैं आपको। और कल का भारत आपका, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है कि जहां पे समता होती है, एकता होती है, अखंडता होती है, वहीं पे लंबा रिलेशन बनता है। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा शासन कैसे स्थापित किया था? दिलों पे राज करके किया था ना साहब। मैं आपको संतुष्ट जब रखूंगा हर तरीके से, तभी तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। अभी लड्डू मंगवाऊं यहाँ पे और 5-5 लड्डू मैं खा जाऊं और आप सबको एक एक लड्डू बांट दूं, तो आप क्या करेंगे मुझे बताओ? हैं दादाजी, जाते जाते अभी आशीर्वाद देते हुए जाएंगे नहीं जाएंगे? कहेंगे देखो कितना चालाक लड़का है, खब्बू सिंह नाम है इसका, है खा गया 5 के 5 लड्डू। तो ये तरीका हमारे देश में चल रहा है साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट जब नहीं सुना तो हमने सोचा यार क्या किया जाए। भाई देश का सलूशन हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जब आप पढ़े लिख लेते हैं तो और बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ रहे, मानसिक गुलाम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि भैया हमने सोचा कि बाबा साहब भी कह के गए सत्ता हर ताले की चाबी होती है, और वहीं पे हमारे सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों में लिखवाया क्या कि मेरे पुत्रों, मेरे परपत्रों शासक बनो, कहा था ना वो, तुम महास्तवीर एवं शासक बनो। हाँ, और उसके बाद जो है वहीं पे लिखवाया कि प्रजा जो है वो मेरी संतान भी है। तो एक तरफ संतान बोल रहे हैं और एक तरफ शासक बोल रहे हैं, तो इंडिकेशन तो आप समझ ही रहे हैं ना। लेकिन नहीं, हमने उसको फॉलो नहीं किया, समाज भी नहीं, मैं अपनी भी गलती मानता हूँ। तो जब समझ में आया कि सत्ता से ही सब कुछ होता है तो क्यों ना हम सत्ता की तरफ बढ़े साहब। अब समझ में फिर आया कि समाज में कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से नेता हैं। जैसे आपको नजर आता है 22, 23, 24 नेता हैं, 23-24 पार्टियां हैं। तो हमने कहा भैया हमें तो नेता बनना नहीं ना, मेरी कोई इच्छा है, रियली बता रहा हूँ मैं, वास्तव में हम चाहते हैं समस्या का समाधान। तो इन नेताओं को इकट्ठा करने के लिए हमने पिछले साल 9 जून को 19 में लखनऊ में एक बैठक बुलाई, स्पेशली मौर्य, कुशवाहा, शाह के सैनी समाज के नेताओं को। लेकिन जानते क्यों मार खा गया? मार इसलिए खा गया कि भैया मैं छोटा आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं अमीर आदमी उनको नहीं दिखा कि मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था वो मेरे पीछे चलते। विचारों का सम्मान नहीं है। तो सभी नेताओं से हाथ पैर जोड़े, बाबू सिंह कुशवाहा 2-2 बार मिले, पैर छुए, हाथ छुए। बाबू सिंह से जब मिले, आरपी मौर्य राजनीति में बहुत कच्चे हो, कुछ नहीं जानते राजनीति में। हमने कहा मानते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, हमें राजनीति में कच्चा, तो अच्छा बता दो, राजनीति की परिभाषा बता दो। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में जब पढ़ाई वढ़ाई करता था तो टीचर हमारे सामने वही टिकते थे जो सही पढ़ाते थे, जो रट के आते तो पढ़ाते उड़ाते नहीं तो भगा देते थे क्लास से ही उनको। हमने कहा बाबू सिंह कुशवाहा जी ये बताओ कि जो है राजनीति क्या होती है? अब वो चुप हो गए, बोले सादा कागज लाओ, मैं साइन कर देता हूँ, जो कहेंगे वो हो जाएगा। हमने कहा साहब मैं आपको रजिस्ट्री लिखाने नहीं आया हूँ, मैं नहीं आया तुम्हारा रजिस्ट्री लिखाने, हमें चाहिए सहमति आपकी कि आप कार्यक्रम में आएंगे, वहाँ पे मैं आम जनमानस को बुला रहा हूँ, समाज के लोगों को, वहाँ पे आके बता दीजिए समस्या का समाधान क्या है। तो भैया मैं सभी नेताओं के पास गया है, टी प्रसाद साक्या को आप जानते होंगे। टी प्रसाद साक्या ने पहले कहा मैं 10,000 रुपए दूंगा, आऊंगा, उसके बाद मेरा ही विरोध करने लगे कि अरे तो जो है काल काल के लड़के समाज को जोड़ने चले हैं, बड़े बड़े क्लास की कॉपी और छोटे क्लास के बच्चे चेक करें। भैया मैं बच्चा दिख रहा हूँ क्या? मैं बच्चा दिख रहा हूँ क्या? अब उनकी नजरें अगर कमजोर हैं तो मैं भाई वो मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। खैर उसके बाद साहब समस्या यहाँ पर ये होती है कि जैसे आप इकट्ठा हो गए ना तो आरपी मौर्य नेता बन जाएगा। आरपी मौर्य नेता बन जाएगा तो नेता नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे, इसलिए इसका विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, और जिन्होंने सपोर्ट किया वो आए भी नहीं। तो जब नहीं आए तो बताइए हम किसको एक करने के लिए बुलाए थे? नेताओं को एक करने के लिए बुलाए थे। 2 लाख रुपए पहले बार मैंने समाज से कलेक्ट किया था और किसी से चंदा कटवाने नहीं गया था साहब, केवल सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से हमने 2 लाख रुपए इकट्ठा किया था नेताओं को इकट्ठा करने के नाम पे। अब चाहे मेरी शक्ति समझ लीजिए और चाहे मेरा विश्वास समझ लीजिए और चाहे समाज की जरूरत एकीकरण को समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक भी नेता ना तो उस पैसे की कदर किया और ना एक होने के नाम पे वो आया। और आज आपके सामने है तो भी कोई नहीं पूछता कि आरपी मौर्य चाहते क्या बेटा। ये जो
यहाँ पे चला ही सब जा रहा है, सब रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। उनको इतनी शर्म नहीं आ रही है साहब। समाज लगातार पीड़ित है, परेशान है, व्यथित है, लेकिन ये 4-5 जितने भी यहाँ 22-23 लोग इकट्ठा बैठ के एक झंडा एक बैनर नहीं बना सकते हैं। इतने बड़े धम्म के फॉलोअर हैं और कहते मैं बुद्ध का वंशज, मैं सम्राट अशोक का वंशज। लेकिन अभी संघम शरणम गच्छाम की परिभाषा नहीं पता है साहब। पता है, और पता है तो वो लागू क्यों नहीं हो रही? प्रश्न है कि नहीं है? तो प्रश्न है साहब। तो हम तो उनसे हार गए, 2 बार मैं हारा, और हारने के बाद अब जनता के बीच में मीन्स तीसरी अदालत में पहुंचा हूं। तब ये बात हुई कि भैया क्या करो क्या करो, नहीं तो ठीक है। तो हमारे संगठन में 175 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो सबका निर्णय ये है कि पार्टी बनाओ, और ऐसे इनके पीछे घूमते रहोगे तो बात बनेगी नहीं। तो पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे ये गाड़ी अगर जिसकी भी है, ये गाड़ी अगर मैं आज मांगू तो आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन फिर परसों मांगू तो गाड़ी वाले कहेंगे ससुरे के पास साइकिल तो है नहीं और डेली मेरे से गाड़ी मांगता रहता है? मेरे को शादी में जाना, बारात में जाना, जब मेरे पास कुछ है नहीं साहब, तो अगला मेरी बात को क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा आप बताइए मुझे। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, तो लोगों ने कहा पार्टी बनाओ और तब नेता कंट्रोल में आएंगे, और जनता के बीच में जाके बताओ इनकी सारी असलियत, ये क्या कर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं। और जनता आपके साथ अगर खड़ी हो गई, समाज आपके साथ खड़ा हो गया, तो झटके में इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि बात को मनवाना हो, एक तो बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग तब जब लागू होता है जब आप बुद्धिमान हैं, और आप पागल और पगलेट हैं, मूर्ख और धूर्त हैं, तो बुद्ध का नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है ना। तब उसके लिए चाहिए सम्राट अशोक का सोटा, और सोटा वही समाज जब मारेगा तब इनको समझ में आ जाएगा इकट्ठा होना जरूरी है। क्योंकि अगर समाज इनसे कट गया जिस दिन, उस दिन ही बीजेपी वाले लात मार के भगाएंगे, कांग्रेस वाले लात मार के भगाएंगे, जो इधर उधर बंदर की तरह घूमते रहते हैं। हमें 4 सीट दे दो, हमें 5 सीट दे दो, हमें 3 सीट दे दो, हमें 2 सीट दे दो। अरे हम क्या भैया, अगर सीट ही लेनी है, दूसरी पार्टी से गठबंधन ही करना है, तो तुमने पार्टी क्यों बनाई? चला जाता कहीं पर भी जा सकते हो ना। तो ये समस्या है साहब, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ। अब बात आगे ये है कि पार्टी का गठन तो जरूरी है, लेकिन क्या सबकी तरह हम भी पार्टी बना लें? तो सबकी तरह पार्टी बनाएंगे तो समाज जुड़ेगा कैसे? हम भैया अशोक का राज के फॉलोअर हैं, सम्राट अशोक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और हम चाहते हैं भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, हर किसी को न्याय अधिकार सम्मान मिले। तो चुनाव आयोग में फिर पहुंच गए एक दिन, तो चुनाव आयोग से हमने कहा भैया ये जातीय व्यवस्था हमारे देश में है, किसने बनाया मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं है। या तो जातियां खत्म कर दो, या तो जातीय नेतृत्व दे दो। भैया हम अपने नाम पे पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं मौर्य जी, तो मौर्य जी तो विश्वास कर लेंगे हमारे साथ, लेकिन यादव जी कैसे करेंगे? बटे हैं ना गुटों में। हिंदू मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ लिखित तौर पे, मैं हिंदू हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू भाई ने पार्टी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन मुसलमान भाई मेरे पीछे क्यों चलेगा? सिख भाई मेरे पीछे क्यों चलेगा? तुमने तो बांट दिया है सबको, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, इसके जोड़ने के लिए फार्मूला क्या है सर? चुनाव आयोग चुप, 3 घंटे की बहस, उसके बाद फाइल इधर उधर करने के बाद वो जो है कह दिया कि नहीं ठीक है, आपका संविधान सही है, करवाइए, हम जो है अप्रूवल दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पहले भी हमने चर्चा कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी समाज की पार्टी बनाई गई है, उसमें एक व्यक्ति मालिक नहीं है। मालिक का मतलब जान रहे हैं? जैसे मायावती अकेली मालकिन है अपनी पार्टी की, है ना। माननीय बाबू श्री कुशवाहा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, उन्होंने कहा चलो भाई बहुजन समाज की पार्टी है। अब शायद काशीराम ने बड़ी चालाकी की थी सब, अगर हमारी बात को SC/ST भाइयों तक जा रही तो अन्यथा मत लीजिएगा। हम इतिहास से बहुत सीखते हैं, और इतिहास में जो गलती हो गलती दोहराते अगर हम हैं तो हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। काशीराम जी ने पार्टी बनाई, बहुजन समाज का नेतृत्व किया, जबकि बहुजन समाज की परिभाषा होती, जैसे इस सभा में मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और रखने के बाद यहाँ पर 99% लोग मेरी बात से सहमत हो जाएंगे तो बहुजन समाज हुआ। 1-2% लोग नहीं सहमत होंगे तो उसको निकाल दो। ये बुद्ध की परिभाषा थी बहुजन। इसलिए उन्होंने सबको पहले ब्राह्मणों को भी ट्रेंड किया, ब्राह्मणों से भी उनको कोई नफरत नहीं थी, वो मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे, मानवता की लड़ाई जी रहे थे।
लेकिन मायावती की पार्टी में जो बहुजन समाज की पार्टी है उसमें केवल 80 लीडर है, 80 मालकिन है। मायावती अकेली मालकिन है ना। तो ये स्वामी प्रसाद जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी ने ध्यान नहीं दिया, वो मानवता के मार्ग पे चले गए। चलो ठीक है, बढ़िया है, चल लेते हैं, हम भी लग जाते हैं। आज हम कह रहे हैं आप भी मेरे साथ लग जाओगे बिना कुछ सोचे समझे, यही सबसे बड़ी गलती है। हिसाब मांगना हमारी आदत नहीं है। अब लगने के बाद 20 साल 25 साल बाबू सिंह कुशवाहा जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इनको समय दिया। उसके बाद मायावती को समझ में नहीं आया या इन्होंने उनकी बगावत कर दी या कुछ अपना अधिकार मांगा होगा, तो मांगने पर इन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया। निकाल देने का किसने अधिकार दिया था तुम्हें भाई? क्या वो पार्टी के नीति सिद्धांत के खिलाफ जा रहे थे? अगर पार्टी के नीति सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा रहे थे तो आपको निकालने का कोई अधिकार नहीं था। अगर लोकतांत्रिक पार्टी थी, बहुजन समाज की पार्टी थी तो। लेकिन वो बहुजन समाज की पार्टी तो थी नहीं, वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, है ना। तो हम मायावती की हुकूमत चलती है। तो इन दोनों को जब वहां से मारा, लात मार के निकाल दिया, तो एक भाई साहब तो सुधर गए थोड़ा बहुत, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा तो थोड़ा होश आ गया। उन्होंने कहा कि चलो पार्टी बना लेते हैं, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी फिर उसी रास्ते पे चल पड़े। उधर से मारे गए तो यहाँ पे आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी में मारे जाएंगे तो आपके ही गोद में आएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। या तो ऊपर और या तो आपकी गोद में, क्योंकि वो झेल पाने की क्षमता बुढ़ापे में अब नहीं पैदा होने वाली है। तो साहब ये कहानी है। बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बना ली। अब चलो मैं मान लेते बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लग जाता हूँ, ठीक है, बढ़िया है, नेता जैसे भी हो योगी मोदी से लाख गुना बेहतर है कि नहीं है, मैं मानता हूँ। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी ये बता दो, दिन भर तुम भागीदारी मोर्चा का प्रचार करते रहते हो ना, भागीदारी संकल्प मोर्चा चल रहा है उनका एक, और वही लड़ाई भी लड़ रही काशीराम वाली, भागे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो माननीय महामहिम बाबू सिंह कुशवाहा ये बता दो अपनी पार्टी में भागीदारी कितना दे रहे हो मुझे? मेरा मतलब है आज आप मुखिया हैं, चलो बने रहो, क्या आपके बेटे के लिए जितना विकल्प पार्टी में खुला हुआ है उतना विकल्प मेरे बेटे के लिए खुला है? अगर उतना विकल्प मेरे बेटे के लिए खुला है तो आज हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन 20 साल हमने आपकी सेवा कर दी, अगर ये जिंदगी फिर वही हो जाएगी उन्हीं वाली। अभी 30-35 साल का मैं हूँ, 20 साल उनको दे दिया, 55 का हो जाऊंगा। 55 साल होने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने लात मार के निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा साहब, मुझे बताओ। तब मैं एक पार्टी बनाऊंगा और फिर वही बाबू सिंह कुशवाहा वाले रास्ते फिर चलूंगा। समझ रहे हैं ना? ये विचार चिंतन आपको करना है साहब, क्योंकि जब हम कोई घर बनाने जाते हैं तो घर की आधारशिला नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भविष्य में वो हिलने और डिगने ना पाए, तब तो नेतृत्व होगा, और नहीं तो फिर धोखे पे धोखा खाएंगे। इन सब चीजों को लेकर के ये कोई पार्टी समझ में नहीं है। अखिलेश यादव के लिए मालिक है, सेम वही कहानी है। तमाम मौर्यों को गुमराह करने के लिए मैं आपको बता दूं 18-18 लाख और एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही है, जिसको लेना ले आना। लेकर आने के बाद बंद हो गया, लेकर आने के बाद आप उसे घर में रख देना, अपने तरीके से इस्तेमाल करना, कोई टेंशन नहीं है। पैसा मिल रहा है, जिसको जाना है लेकर आओ। हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा एक अलग पहचान है, लेकिन जो पहचान से थोड़ा वाकिफ है वो लेकर आए। पैसा मिल रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मौर्यों के वोट के ऊपर पूरे देश की राजनीति चल रही है, और मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूम के आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कम से कम 30% मौर्य हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम लोग इधर उधर चारों दिशाओं में बटे हैं। जब इन नेताओं की इकट्ठा करने की बात करो तो हालत खराब। क्यों भाई? सबसे आसान काम यही है कि इकट्ठा हो जाओ। अभी देखो सब एक तरफा वोट पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को नेता बनाने के लिए सभी ने एक तरफ वोट नहीं किया था, एक तरफ वोट करो। आरपी मौर्य थोड़ी कह रहा, मेरा लिखित जो है ये प्रमाण है, समाज में हमने दे रखा, मुझे नेता, विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनना भैया। हम एकदम चाणक्य की भूमिका में हैं भाई, जो जानता हूं उतना तो करूंगा, नहीं जानता हूं तो सीखूंगा समाज से, लेकिन चाणक्य की भूमिका में हूं। तो वही मैं पूछना चाहता हूं आपके समाज के नेताओं, और मैं बार बार इनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वोट मांगने तो यहीं आते हैं, आपके वोटों को तो बेचते हैं, तो नाम लेना भी जरूरी है, लाजमी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम चंद्रगुप्त बनना चाहते हो या सम्राट क्या बनना चाहते हो, चाणक्य बनना चाहते हो? अगर चाणक्य बनना चाहते हो तो चाणक्य की भूमिका में आओ, और चंद्रगुप्त बनना चाहते हो चंद्रगुप्त की भूमिका में आओ। इस नाम पे कोई उत्तर नहीं आता। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, अभी आपको पूछना है, और हम तो अपना काम अब कर चुके हैं, विकल्प लेकर आ रहे हैं। 2022 में एक लखनऊ में कार्यक्रम करवा देंगे, सारे इकट्ठा तो हो जाएंगे, और नहीं तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी आप सभी के सपोर्ट और सहयोग से। तो कोई गलत निर्णय है क्या भैया? ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या है, अब मैं पार्टी का बता देता हूँ।
पार्टी में जैसे ये सभा बैठी हुई, देखिए कमेटी बैठी हुई है। मैं आरपी मौर्य, मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ साहब। मेरा सम्मान तो तभी होगा जिस दिन अशोक राज का ठप्पा लग जाएगा। मैं उसी दिन मानूंगा कि मैं वास्तव में माला पहनने की योग्य, उससे पहले नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता माला वाला पहनना, सच बता रहा हूँ सर, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और हमारे समाज के ज्यादातर नेता जो है ना, उसी माला फूल के चक्कर में और बड़ी बड़ी कुर्सी, बड़ी बड़ी गद्दी के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे हम माला फूल तो पहन ले, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं साहब? सम्राट अशोक माला फूल के भूखे थे क्या? उन्होंने काम करके दिखाया, दिलों पे राज करके दिखाया। और पहली बार में तो जब लोगों को डरा धमका के इकट्ठा किया, वो तो किया था जब वो बुद्ध के मार्ग पर आए, तब दिलों पे राज करना शुरू किया। इतना बढ़िया काम किया ना, लोगों ने कहा नहीं नहीं मुझे वैसा राज चाहिए। छोटे मोटे जो राजा थे ऑटोमेटिकली मिलते चले गए और साम्राज्य उनका बढ़ता चला गया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का ऐसे समझ जाइए, जैसे ऊपर वाला जो काला मैन है वो हमारा संस्थापक कमेटी है। मान लो संस्थापक कमेटी हमारी है। भारत देश के अंदर हर जाति बिरादरी के लोग हैं, हर जाति बिरादरी में दुष्ट भी हैं, हर जाति बिरादरी में अच्छे लोग भी हैं। तो हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, रहने दो। हर जाति बिरादरी में अच्छे लोग हैं और हर जाति बिरादरी में बुरे लोग भी हैं, है कि नहीं है साहब? अगर मैं कहूँ मौर्य समाज की मैं बात करूंगा और कोई मौर्य भाई में गद्दारी करने लगा मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? सम्राट अशोक ने क्या किया था उन मौर्य के साथ? सुसीम के साथ क्या किया था? सुसीम के साथ न्याय किया था ना। तमाम लोग बोलते हैं सम्राट अशोक हत्यारे थे, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मैं तो मानता ही नहीं हुआ। कल आप हमारे समाज के हैं, किसी बहन बेटी का बलात्कार करके आए, कहें आरपी मौर्य बचा लीजिए, माफ कीजिएगा आरपी मौर्य नहीं खड़ा होने वाला आपके साथ, ये अभी मैं बता रहा हूँ। आप मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन हम अन्याय न करेंगे, ना अन्याय स्वीकार करेंगे, हम उस फैसले पर हैं। तो मेरा आपसे अपील है, उम्मीद है कि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के अनुयायी, तो उस रास्ते में कभी जाएंगे नहीं। और हम ही भारत के भाग्य विधाता हम ही लोग हैं। वो जो जनगण मन में गाया जाता है ना, उसके लिए अंग्रेज के लिए, वो अंग्रेज वो नहीं है। सबसे भाग्य विधाता तो हम ही लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारी संस्थापक कमेटी है। देखिए हर जाति बिरादरी से लोगों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है संस्थापक कमेटी में। अब 3/4 बहुमत से जो पास होगा वो निर्णय होगा, आज ही फैसला करेंगे। अभी देखो कमेटी बैठा दिया हमने, ठीक है ना। अभी देखिए इनसे आप कोई गलत काम नहीं करवा सकते, मेरा दावा है। मेरे से करवा लोगे, डरा के धमका के पैसा देकर करवा लोगे, लेकिन ये कमेटी से आप नहीं करवा सकते हो। किसी के अंदर क्षमता मैं ललकार रहा हूँ, पूरे भारत में करवा के दिखा दे। यहाँ पे 3/4 बहुमत पास करवा दे गलत काम के लिए, संभव ही नहीं है। 99% संभव नहीं है, 1% के लिए छोड़ दीजिए। तो ये संस्थापक कमेटी सबसे ऊपर बैठी हुई है, जिसमें एक महिला एक पुरुष को सम्मान दिया गया। उसके बाद 3 कमेटी, जैसे ये ऊपर वाला 3 स्टेप दिख रहा है, 1 2 3 तीनों, एक संयोजक कमेटी, एक संरक्षक कमेटी, एक सलाहकार कमेटी है। ये जो हमारे समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने भैया काम किया है। लेकिन मेरे पिताजी काम किए, कमाते कमाते मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए साहब, और उसके बाद मैं कहूँ है पिताजी मैं तो डीएम बन गया, तो तुम किस काबिल नहीं हो। तो मेरे बनाने में मेरे पिताजी का सहयोग है, मैं वो कैसे उनको डिनाई कर दूं? ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। इसलिए सारी कमेटियां बनी हुई हैं राष्ट्रीय लेवल पर, और उसके नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेला है, हमारी पावर चलेगी, सत्ता आ गई प्रधानमंत्री लेवल पे तो ये बदल देंगे सिस्टम को। लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक है और आपके सामने खड़ा है, ठीक है ना। लोगों का अनुमोदन, मैं अपने आप नहीं, लेकिन काम करने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जो तेज काम कर ले वो आ जाए, स्वागत है, हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा साहब, ठीक है ना। बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे जिलों को घूमना है, ठीक है ना। तो अब इसको और नीचे अगर लेकर के आते हैं, तो प्रदेश लेवल पे हर जाति बिरादरी का एक प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, और जिला लेवल पे हर जाति बिरादरी के एक जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। कहाँ जाओगे भाग्य भाई, तुम तोड़ो हम जोड़ रहे हैं। तुम्हारी नीति है डिवाइड एंड रूल, और हमारी नीति है यूनाइट एंड रूल। लड़ाई हमारी किससे है? उनसे है। इन भाई छोटे मोटे नेताओं से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम उस आधारशिला को रख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं जो अखंड भारत की तरफ जाता है, जो स्वर्णिम भारत की तरफ जाता है, जो अशोक राज की तरफ जाता है। जिसको लगता है कि ये रास्ता सही है, जिस नेताओं को लगता है कि रास्ता सही है, वो आ जाए। 2022 में हमारा पूरा का पूरा प्रपोजल है। 403 सीटों पे हम इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, और सब नए नए कैंडिडेट उतारेंगे, एकदम फ्रेश। गुंडे मवाली हमारे यहाँ नहीं चलते साहब, हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है उनके लिए। अगर उनके बैक रिकॉर्ड में गुंडे मवाली का कोई कंसेप्ट आता है, हमारे यहाँ से टिकट नहीं पाने वाले हैं। शो में सीधी एक बात। दूसरी बात, तमाम नेता जो है पैसा दे दे करके डराते हैं साहब। पैसा हमारे पास बहुत है, बहुत है, अथाह पैसा है। अब आप बताओ कि मैं आपको क्यों दे दूं? क्या मेरे पैसा देने से आप विकास कर लेंगे?
मेरे पैसा देने से आप विकास कर लेंगे? हर व्यक्ति को अपने बाजुओं पे दम रखना पड़ेगा, तब भारत देश का विकास होगा। और अगर मैंने आपको पैसा दिया, आपको बेवकूफ़ बनाया, तो आप मेरे गुलाम बनेंगे कि मेरे बॉस बनेंगे? बॉस बनेंगे, गुलाम बनेंगे, गुलाम बनेंगे ना साहब। और जैसा कहूँगा, अभी देखिए ये सारे लोग मतलब हम सीनियर पर्सनालिटीज़ यहाँ पे बैठी है, अगर हम यहाँ पे सबको पैसे से खरीद लिए होते तो अभी देखिए ये सारे मेरी भाषा बोलते, लेकिन आज ये जो बोलेंगे वो एकदम स्वतंत्र भाषा का प्रयोग करेंगे। जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो सही होगा उसको सही कहेंगे। यही हम चाहते हैं कि हर नागरिक गलत और सही की पहचान करना सीख जाए। मोदी के पास धनबल है और हमारे पास क्या है? जनबल है। जनबल है कि नहीं है? कहते क्या, अरे उसको क्या बोलेंगे कि हाँ वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। कांसीराम ने नारा दिया था नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो वोट भी हमारे पास है, जनबल भी हमारे पास है, तो अपना जनबल अपना वोट इकट्ठा कर लेते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 90-95% हम लोग हैं, अपना नेता खुद नहीं बना सकते हैं, हम बार बार बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में क्यों भागते हैं? अच्छा चलो मान लो किसी नेता को थोड़ा सपोर्ट भी कर देते हैं, तो आज तक 74 साल हो गए जितने भूतपूर्व नेता हैं वो लोग लखनऊ छोड़ के दिल्ली नहीं पहुंच पाए साहब, और हम दिल्ली से लौट के आए हैं आपको लेने के लिए, दिल्ली ले चलने के लिए। तो इन चीज़ों पे हमें काम करना है। जिन कैंडिडेट्स को हम लोग उतार रहे हैं उनको रुपए पैसे सब हम लोग खर्च करेंगे अपने तरफ से, उनको रुपया देने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई युवा भाई बोला सर हमें विधायकी काम करना है, विधायक बनना है, तो चलो काम करना शुरू कर दो, जो कह रहा हूँ उसको करो भाई, काम तो करना पड़ेगा ना। समाज सेवा करोगे और घर से बाहर भी नहीं निकलोगे तो कैसे संभव होगा? तो उसको हम पूरी फंडिंग कर रहे हैं, पैसा बहुत है, समाज वाले बहुत पैसा दे रहे हैं, बहुत विश्वास जो है कायम कर लिया, लेकिन नाजायज पैसा खर्च मत करवाइएगा मेरे से, क्योंकि हमें जवाब भी देना रहता है। अभी 10-10 रुपये आपसे लूंगा, ठीक है, तो कल आप मेरे से कहेंगे भैया आरपी जी 10 रुपये कहाँ खर्च किए, बताना नहीं पड़ेगा। एक जिम्मेदार की भूमिका में आप जाओगे। और जानते कितना मांग रहा हूँ मैं आपसे? कितना? 1 रुपया डेली का, मात्र 1 रुपया डेली का, महीने में 30 रुपया। संभव है कि नहीं संभव? अच्छा एक अधिकार और दे रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं गलत करता हूँ तो ये कमेटी बैठी हुई है, आप कंप्लेन करो, कह दो आरपी मौर्य हटाओ यहाँ से, 2 मिनट में हटा दो, हटाओ यहाँ से, बदमाशी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, घोटाला कर रहा है, कुछ और कर रहा है। ये अधिकार आपको दे रहा हूँ। ये जो संविधान बनाया गया मेरे मरने के बाद कैसे लागू होगा, मैं उसकी योजना बना रहा हूँ, मैं उसकी योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम सम्राट अशोक के मार्ग पे चल रहे हैं तो 10 दिन 20 दिन के बाद या 2-4 महीने 10 महीने के बाद बीजेपी वाले टारगेट पे ले लेंगे। और कौन टारगेट पे आएगा जानते हैं? यही लोग जो हमारे भैया लोग लगे हैं ना उसको, वही बताएंगे आरपी मौर्य जी यहाँ हो वहाँ हो, शिकार फंसाएंगे वही, और जहाँ पाएंगे वहीं टपका देंगे। टपकाएंगे नहीं टपकाएंगे? और वो टपकाएंगे कैसे भैया? अगर हम कमजोर हैं तभी तो टपकाएंगे, अब मजबूत हो गए तो और टपकाए, तुम 1 मारोगे तो 5 मारेंगे, तब क्या होगा? हैं? तब क्या होगा? हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी, कौन सी विश्व की सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है। सम्राट अशोक के जमाने में कोई सम्राट अशोक तक पहुंच पाता था क्या? संभव था? क्यों नहीं पहुंच पाता जानते हैं? क्योंकि आप कान से अगर एक बार आवाज निकाल दी कि सम्राट अशोक को मारना ना, जनता वही मार डालती थी। समझ रहे हैं ना? इतनी बड़ी आर्मी थी उनके पास। तो हमारे पास जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, लेकिन जो अशोक सेना यहाँ बैठी है इससे बड़ी शक्ति कोई है क्या? और यही लोकतंत्र की राजा है। ये अगर सोच ले तो हमें कोई छू भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक बार सरकार में पहुँचा दो साहब, मुझे तो बनना नहीं है, आपके बेटे बेटियों को बनना है, हम उसके लिए मर रहे हैं, उन्हें पहुँचा दो। काम हमारे नीति सिद्धांत के आधार पर होना है, सोल्यूशन मिनटों में निकलेगा। कोई समस्या बताओ, मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको कैसे निकालूंगा। बहुत आसान है, लेकिन जब मैं दिल से चाहूँगा तब ना, और मैं दिमाग से चाह रहा हूँ, दिमाग से मुझे विधायक बनना है, बन गया, और मैं चाह ही नहीं रहा हूँ आपकी समस्या का समाधान, आप लगाओ एप्लीकेशन, कैसे होगा? संभव है? संभव नहीं है साहब। तो ये तो है पार्टी का नियम कानून है थोड़ा सा, बाकी संविधान हम जल्दी आपके पास पहुँचाएंगे। और बदायूं की जो एक्टिविटी है, यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट देखा गया है, काफ़ी सक्रिय भी हैं। हम सोचते हैं कि भारत देश के लिए बदायूं जो ज़िला है वो एक मिसाल कायम करे, और मिसाल के लिए बदायूं ज़िले को ही मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मैं यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एक जिला अध्यक्ष, एक कार्यकर्ता, एक भाई की तरह काम करने यहाँ पे उतर रहे हैं। और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है साहब, जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है, और हम तो मानवता के राही बस मंजिल तय करना है, बुद्ध का मार्ग। समझ रहे हैं ना साहब? अपने आप सब फिल्टर होते चले जाएंगे, लेकिन आप जो है निर्णय लेंगे, आप ही हमारे जो है हथियार बनेंगे और हमारे बारूद बनेंगे, तभी बात बनेगी। अकेला चना भाड़े नहीं फोड़ता,
बाबू जगदेव प्रसाद चले गए ना, तो क्या कर लिए भाई, बाबू जगदेव प्रसाद चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन समाज तो परेशान रहेगा ना। अब बाबू जगदेव प्रसाद का नाम लेते हो तो माला फूल पहनाते हो नहीं, और मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे को भी माला फूल पहनाओगे, इससे क्या होगा हैं? इससे अच्छा है कि अभी मेरी बात मान लो तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और बात नहीं मानोगे तो बुद्ध जैसे जाते थे तो कहते थे ये बात सही है, ये गलत है, कुछ लोग नहीं मानते थे तो कहते अत दीपो भव क्या करेंगे बताओ, अत दीपो भव। हम भी जो है समझा के थक जाएंगे, और 20 साल के बाद जब बुढ़े हो जाएंगे तो कहेंगे यार समाज ने मेरी बात नहीं मानी है, तो समाज के लिए मेरे मुंह से या तो बेकार शब्द निकलेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह। भाई गलती उनकी भी नहीं है, मैं देखो इस बात पे मैं न्याय संगत हूँ, जो उन्होंने बोला कि समाज घर से बाहर नहीं निकलता है, चूहा बिल्ली है ना, बाद में मैंने एनालाइज किया, कहीं ना कहीं वो बात सही बोल रहे हैं। आज सारे लोग खड़े हो जाइए ना, अभी स्वामी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, खड़े तो हो जाइए। लेकिन आप लोग बटे हैं, आप लोग नेताओं के चक्कर में बटे हैं। आप पहले समाज इकट्ठा हो जाओ, उसके बाद जिसको कहोगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, जिसको कहोगे, मुझे कोई कंपटीशन ही नहीं है उनसे। तो वो वेदना वो झेल रहे हैं, आज वो 75 साल के तो हो ही गए होंगे, हाँ 60-70 साल के हो गए, तो 60-70 वो वेदना वो झेल रहे हैं कि समाज जिस तरीके से रिस्पांस देना चाहिए वो रिस्पांस नहीं देता है, इसलिए वो वहाँ पर हैं, उनकी मजबूरी नहीं है। मैंने रीड किया कि वो बुद्ध के फॉलोअर हैं, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसे बोला गया वही काम में उलट के पड़े हैं। तो उनकी मजबूरी को हम कमजोरी में मजबूती में क्यों ना परिवर्तित करें, आप बताइए, मुझे करना चाहिए ना। तो ये दृढ़ संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि जिला लेवल पे आज का जो विषय बिंदु है, जिला लेवल की कार्यकारिणी को हमें कार्यकारिणी का गठन करना है, और फार्मूला हमारे पास बहुत आसान है, बहुत इजी है, और आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, अपनी कमाई करनी है बढ़िया सा बिंदास, ठीक है ना। और ABCD एनीबॉडी कैन डांस की एक मूवी आपने देखी होगी ना, देखी हो देख लेना, और उस स्टाइल में हमें क्या करना है, राजनीति करनी है, उस स्टाइल में। दिमाग से निकाल दो, कोई पार्टी नहीं भारत देश के अंदर जो आपका उद्धार कर पाए, केवल एंड केवल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। वो मेरी पार्टी नहीं, आपकी है, आपको करना है। अगर मैं गलत करूंगा तो मिनटों में हटाओ, पार्टी आपकी अनवरत चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब ये बरगद का पेड़ है, रेड़ का पेड़ नहीं। रेड़ का पेड़ जानते हैं 6 महीने के लिए उगता है, उसके बाद टूट जाता है, और बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में जितनी भी शाखाएं निकलती हैं वो सारी की सारी सर पेड़ बन जाती हैं। ऐसा तो होता नहीं होता है। तो हम तो आए थे सर से, सर भी बैठे हमारे बीच में, कहें आरपी मौर्य जी अकेले बेड़ा लेकर चलोगे नहीं, तो एकीकरण का आप बेड़ा उठाओ और एकीकरण करवाओ। तो जो है माननीय कालीचरण साकिया जी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखा। और बाकी आप से मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, सर से भी मैं पहली बार कर रहा हूँ, और सर लोगों से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। तो समाज में विचारों की कमी नहीं है, बस केवल यूनिटी। और एक बात और बता दूं मैं, समाज के लिए माता जो होती है वो संगठन होता है। माता संगठन होती है, माता हमें संस्कार देती है ना। और पिता क्या होता है, पार्टी होती है। तो माता और पिता का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक बच्चे का विकास संभव नहीं है। और माता और पिता में क्या गुफ्तगू चलती है आपके भविष्य को बनाने के लिए, बच्चे को पता नहीं होता है, नहीं होता ना। इसलिए माता भी बना लो और पिता भी बना लो, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग जो है एक योजना पे काम कर रहे हैं। वो योजना ये है कि हर गांव में, हर ग्राम सभा में 100 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं, युवा लड़कों की सर। और उस युवा लड़कों में 18 से लेकर मात्र जो है 45 साल की उम्र के लोगों को ही रख रहे हैं, बाकी पार्टी में काम करें, ठीक है। उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के उपरांत उनका नाम जो होगा आज़ाद भारत फौज का गठन है। उसका नारा भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें तीसरी आज़ादी दूंगा। आज़ाद भारत फौज, ठीक है ना। उस आज़ाद भारत फौज की ट्रेनिंग देनी है। हर गांव में 100 लोगों को खड़ा करना, कुछ नहीं करना, केवल खड़ा का मतलब जानते हैं, जैसे आज आप आ गए तो यहाँ पर आने में आपने कितना खर्च किया होगा, आने जाने में कितना खर्च करोगे, 100 रुपये। अगर आप मान लो बस का एवरेज किराया लगा लेता हूँ तो 100 रुपये ये हुआ होगा भैया ना। तो मुझे लगता है 100 रुपये महीने में आप खर्च कर सकते हैं, कोई आरपी मौर्य से मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे 100 लोग महीने में एक बार हम कहीं बुला लेंगे, तो भैया चलो आज चाय समोसे पर जो हम आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो 100 गुणे में अगर जो 1000 गांव से कम नहीं है, आप अपने जिले में देख लीजिएगा, हमने गिना है, एवरेज हमने आंकड़ा लगा लिया है। तो 1000 गुणे 100 करोगे तो 1 लाख लोग होने वाले हैं। 1 लाख लोग यहीं बुला लीजिए, देखिए क्या होता है, कौन सा महाभारत होगा, यहीं बुलाओ, अब देखो 1 लाख लोग साहब केवल चाय समोसे पे। लेकिन हम घर से नहीं निकलते, ये बड़ी कमी। मेरे अंदर क्या कमी, मैं वहां से आया, अभी उधर से घूम के आया, लखनऊ में था, हमने कहा चलो दिल्ली जा रहा हूँ तो मिल लेता हूँ भाई, एक कार्यक्रम छोटा मोटा हो जाए यहाँ पे, तो हम तो वहां से आए। लेकिन यहाँ पे लोगों की संख्या कम है,
कम है ना। इसका मेन कारण क्या है? आप घर से निकले तो आपने जिम्मेदारी, चलो यार मैं चलता हूँ, अरे क्या जरूरत है 4 लोगों को बताने की, क्या जरूरत है मैं प्रचार करूंगा, नहीं करूंगा। तो आप खुद निकल के चले आए, 4 लोगों को आपने नहीं प्रेरित किया। तो भैया जैसे मैं चाह रहा हूँ, जो है इतना मेहनत कर रहा हूँ, लगा हूँ, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया हूँ, वैसे थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दो, बस कहानी खत्म। और प्रचार भी हमारे आप ही प्रचारक भी हैं, मीडिया भी हैं, हमारे बॉस भी हैं, हमारे नेता भी, आप सभी लोग हैं, आप ही लोग हैं। ये समझ आइए कि सत्ता मुट्ठी में रख लीजिए और उस नेता से बात करिए जो 24 घंटा आपके फोन पे रहे, तब तो ठीक है, और नहीं तो नेता होता को छोड़ दीजिए। उससे पहले नीति, सिद्धांत, प्रिंसिपल पूछ लीजिए, तभी सोल्यूशन है। तो ये आज़ाद भारत फौज का गठन करना है। आज हम चाहेंगे जिला कमेटी का गठन हो, और जिला कमेटी के गठन के उपरांत हम लोग धीरे धीरे गांव में पलायन करेंगे। कैसे पलायन करेंगे? वो बोर्ड यहाँ लगेगा क्या? तो इस पर लिखाएगा कैसे? ना वो बैक सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, मैं ऐसे बता देता हूँ, रहने दो रहने दीजिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हर जाति बिरादरी को हम लोग जो है नेतृत्व दे रहे हैं, हर जाति बिरादरी को, हमें किसी जाति बिरादरी से नफरत नहीं है, यहाँ तक कि ब्राह्मण से, पंडितों से भी। लेकिन बहुत सारे पंडित ब्राह्मण भी शोषित हैं कि नहीं है? मानते हो नहीं मानते इस बात से? उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। मायावती ने SC/ST को न्याय दे दिया, अखिलेश यादव ने यादवों का भी शोषण कर लिया। अरे अपने बेटी कलाओं किसी को बढ़ाया क्या? जिनको बनाया गुंडा मवाली बनाया। अगर आप लोग मेरे साथ लग जाओगे, एक रिवॉल्वर में पकड़ा दूंगा आपको, तो उससे आप किसकी सुरक्षा करोगे? आपसे ज्यादा तो मेरी सुरक्षा होगी साहब, होगी नहीं होगी? लेकिन आपको मैं सत्ता में नहीं जाने दूंगा, आपको मैं उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। आप लिए रहो रिवॉल्वर, मस्त रहो। तो यादवों को जो है ना, उन्होंने गुंडा बनाया है, पढ़ाया लिखाया नहीं है, बहुत किया, नौकरी दे दिया। नौकरी देने में मतलब जानते क्या होता है? नीति सिद्धांत से नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन आपने कहा भैया RP जी नौकरी चाहिए, हाँ चलो ठीक है वहाँ लग जाओ, मैं कह देता हूँ, हो गया। अच्छा हो गया, आप मेरे गुलाम नहीं बने हैं? आप जिंदगी भर मेरे सामने नहीं बोल पाओगे। तो जो नौकरी का प्रोसीजर है वो नीति सिद्धांत के आधार पे जो है लागू होना चाहिए कि वहाँ RP मौर्य की सिफारिश ना हो, तब तो बढ़िया है। तो खैर इन लोगों ने जो किया वो किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको 10 जो है, यहाँ जितनी जातियां उनकी बता रहा हूँ, 10 मौर्य आपको सिलेक्ट करना है जिला लेवल पे। संभव है कि नहीं साहब? 10, यहाँ तो देखो कितने बैठ गए हैं, ठीक है ना, 10 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 10 मौर्य को हमें सिलेक्ट करना है, कर लिए। अब ये मौर्य की कमेटी बन गई, जिला लेवल की बन गई। अब इन्हीं लोगों से मेरा निवेदन ये है कि सर आप लोग 10 यादव को लाइए। और यादव कौन? यादव जानते हो यादव कौन? वो यादव जिसको जरूरत है, जिसको न्याय के लिए जो भटक रहा है। हमें बड़े लोगों की तरफ भागेंगे ना साहब, तो पार्टियां को ले जाके बेच देंगे वहीं बीजेपी में। तो हमें बड़े लोगों से मतलब नहीं, हमें इंसान से मतलब है, क्योंकि 1 रुपया तो दे ही लेगा। ये भिखारी भी 1 रुपया दे लेता, तो हमें बड़े छोटे में क्या अंतर दिखाई दे रहा? कुछ नहीं चाहिए। तो 10 यादव को ले आइए। अभी देखिए 20 हो गए, जिला लेवल कमेटी बता रहा हूं मैं आपको, 20 हो गए। ऐसे 10 अन्य जातियों को जोड़ लीजिए, जो छोटे मोटे प्रजापति हो गए, जो मतलब और तमाम जातियां हैं ना आपके यहाँ पे। तो जितनी भी जातियां छोटी मोटी जिन्होंने कभी नेतृत्व नहीं किया और ना उनको नेतृत्व मिला, और जब नेतृत्व नहीं मिला तो हम दे रहे हैं ना। देखो जिला लेवल कमेटी बैठी हुई है, और यहीं पे यादव जी की बात क्या है, हल्ला वाली बात बताऊं कैसे? अभी मैं बता रहा था भैया जी, मैं छोटा था तो मेरी माता जी कहती थी जा गाँव से बुलाने के लिए आए तो छप्पर उठाया, और पढ़ता रहता था तो कॉपी किताब पटक के कहती थी जा उठा के आ। तो हम जाते थे वहां पे, जब छप्पर उठाने की बात होती थी खाली चिल्लाते थे, हाँ उठ रहा इधर से नहीं इधर से, हाँ इधर लगाओ इधर लगाओ, लेकिन वहां कोई पकड़ के लटकता नहीं था। ये बात तो तय थी, है नहीं, वो इक्के दुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उसको उठाते थे। और मैं अपनी बता रहा हूँ, दुष्टता भी बता दूं, मैं थोड़ा दुष्ट भी था, तो मैं जांगर मतलब बल नहीं लगाता था, खाली चिल्लाता था उठ रहा है इधर से, हाँ उधर से, हाँ उधर से, यही करता था और छप्पर उठ जाता था। तो भैया मत लगाओ जागर, मत लगाओ अपना बल, खाली चिल्लाओ कि उठ रहा हमारा देश, हमारा भारत, हमारा महान भारत, हमारा राज, हमारा सब कुछ। ये चिल्लाते रहो, 4 लोग बताते रहो सुबह शाम, अभी देखो कैसे उठता है। लेकिन चुप मत रहना, मेरा निवेदन हाथ जोड़ के है, ठीक है? क्योंकि मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं है। 28 जिलों का मैं दौरा करके आया, 27 साहब मीडिया ने नहीं दिखाया है। मनीष सिसोदिया आ गया एक दिन, मीडिया वाले लग गए कि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? एक केजरीवाल वाला जो बंदर है ना, ये RSS का बंदर है, मैं बता दूं आपको। ये अभी लाकर इस बार को लॉन्च करेंगे, बाबू सिंह, तमाम जितने नेता आपके छोटे मोटे सबको पीट देंगे, एक झटके मारेंगे, ध्यान रखिएगा। इस बार की राजनीति बड़ी भयानक चल रही है। ये
मोदी एंड कंपनी ये चाहते हैं कि सत्ता मेरे हाथ में रहे, अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मेरे भाई के हाथ में जाए, लेकिन आपको नहीं देने वाले, ध्यान रखिएगा, आपको नहीं देने वाले, इतने दुष्ट हैं ये। तो केजरीवाल को ला करके लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन चल नहीं पाएंगे, उनको हम चलने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन को रोकने की गारंटी हमारी है। 2022 में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा, होगा तो हमारे सोल्यूशन पे अभी हम दिल्ली जा रहे हैं इसके लिए स्पेशली। तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, आप नीचे लेवल की टेंशन लीजिए, बाकी ऊपर की जिम्मेदारी हमारी है। करो या मरो वाले फंडे पे काम होगा, 100 में सीधी सीधी बात ही है। तो ये 100 लोगों के जिला लेवल की कमेटी बन गई। अब तहसील कितने हैं, तहसील लेवल पर लोगों को ऐसे 100 लोगों को जोड़ लीजिए। कितनी तहसील है साहब? 5 गुणे में 100 कर दीजिए, 500 लोग हो गए ना जिला तहसील लेवल पे। अब आ जाइए ब्लॉक लेवल पे, वही काम कर लीजिए। ब्लॉक कितने होंगे? 20 ब्लॉक होंगे कम से कम। 18 गुणे 100 कर लीजिए, 1800 लोग हो गए। ग्राम सभाएं कितनी हो गई? कम से कम 1000 गाँव में जो है 100 लोगों को तैयार कर दीजिए, 1 लाख लोग खड़े हो जाएंगे साहब। प्लस जो है आपके पास, एक दिन चाय नाश्ते पे बुलाते हैं, बस एक दिन चाय नाश्ते बुलाए। 6 सीट है, 5 सीट है, 6 सीट है, 6 की 6 सीट जीतना है हमें इस बार। 6 की 6 सीटों को हमें जीतना है, अगर भारत देश के अंदर अखंड भारत का निर्माण करना है तो। और आरपी मौर्य यहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब 6 की 6 सीट, हम पूरी सीट हार जाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ की सारी सीट हमें जीतना है। और ये बता दे रहा हूँ, अगर आपने 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया तो मोदी, योगी, एड़ी, चोटी सब लगा देंगे। और मीडिया की ऐसी की तैसी वो सब दिखाएंगे साहब, बता रहा हूँ मैं। वो कब तक छुपाते जानते हैं? जब तक वो छुपाते हैं, जब तक कहते हैं इसको नेता नहीं बनने दूंगा, तब तक छुपाएंगे। जब ये सोचेंगे मेरी मुट्ठी से ये बाहर निकल गया, तब उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो दिखाएंगे, ठीक है ना। और जब दिखाएंगे, मीडिया में एक बार पहुंचा दीजिए साहब, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा भारत को अखंड बनाने से, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं है, ये गलती है थोड़ी सी। गलती क्या है? वो अपना काम कर रहे हैं। तो 1 लाख लोग जब जुड़ेंगे हमारे साथ सर, 1 लाख मोबाइल फोन भी तो जुड़ेगा। और मोबाइल फोन पे 1 लोगों के पास 500 तो वो रहते हैं, क्या रहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। और इतना तेजी से प्रचार होगा कि भैया हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोट किसको देना है। दूसरी बात, 1 लाख लोग हो गए, हमने कहा 30 रुपया डेली महीने का देना है। तो भैया प्रिंसिपल ये है कि जो पार्टी के लिए परमानेंट काम करेगा उसको खर्चा पार्टी देने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन जो काम नहीं करेगा वो 30 रुपया तो कम से कम देगा ना। और एक परिवार हम बना लेते हैं, अगर किसी को दुख दर्द होता है 24 घंटे हम सेवा देने के लिए खड़े हैं। और महीने में 30 लाख रुपया आएगा, 3 गाड़ी यहीं लगा दूंगा, 24 घंटे सेवा करो। हमें जीतने की पहले की बता रहा हूं मैं आपको, जीतने के पहले ही 3 गाड़ी 4 गाड़ी आपके पैसे से, मेरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं लगाऊंगा तो मैं गुलाम बनाऊंगा, ये सब आपके पैसे से होगा। क्योंकि मेरे पास अरब रुपया हो जाए तो भी कम पड़ जाएगा, तो मैं क्यों अरब रुपया खर्च करूं। मेरे पास 2, 4, 10 बीघे 20 बीघे जमीन है, मैं बेच दूं। अगर मैं बेच दूं तो समाज सेवा हो जाए, तो मैं अभी लिख रहा हूं आपको, बेचो, ले जाओ समाज सेवा करने के लिए। लेकिन तब भी संभव नहीं है, तो सोल्यूशन तो आपसे ही निकलेगा ना, निकलेगा नहीं निकलेगा। या कोई नेता आपको पैसा दिया हो तो मुझे बता दीजिए, खाली अपनी सेवा की अगले ने। तो भैया जी सोल्यूशन एकदम क्लियर है। 1 लाख लोग जब जुड़ जाएंगे हमारे पास इस जिले में, 1 लाख गुणे 30 करोगे, 30 लाख रुपया आएगा। ये जिला कमेटी साहब ना खर्च नहीं कर पाएंगे 30 लाख रुपए। और बाकी जब हौसले बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना साहब, तो 30 रुपए के बदले आपके जेब से ना, मैं बता रहा हूँ, 300 रुपए उड़ करके आएंगे यहीं पे। आएंगे नहीं आएंगे? हर कोई चाहता है ना कि विकास हो, लेकिन पैसा वहां लगाता है जहां पे पॉजिटिव दिखता है, और जहां पे नेगेटिव दिखता है वहां पैसा कोई लगाता नहीं है। तो साहब मुझे वो ब्लैक मनी जो आता है ना, वो हमें लेना नहीं है साहब, बता रहा हूं एकदम क्लियर। क्योंकि ब्लैक मनी लेकर के मैं मोदी जी के कटघरे में नहीं फंसना चाहता हूँ, और फंसूंगा तो वही मायावती हाल वो करेगा भविष्य में, करेगा नहीं करेगा। तो ब्लैक मनी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 1 रुपए का दृढ़ संकल्प आप लीजिए, नहीं तो पार्टी चलने वाली नहीं है, बता रहा हूँ भाई। तो 4 लाख 10 लाख में खर्च करूंगा, 4 दिन 10 दिन 20 दिन, कब तक चिल्लाऊंगा। तमाम लोग आए और चले गए, आप देख ही रहे हैं। तो ये दृढ़ संकल्प लीजिए, बस इतनी सी बात मेरी है। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो है इस सभा के जो सम्मानित यहाँ पे सीनियर पर्सनालिटीज़ हैं, इनके भी विचार सुने जाएं, और क्या करना है कैसे करना है वो मार्गदर्शन करें। आप लोगों की इजाज़त होगी तो हम लोग आगे बढ़ें, इजाज़त नहीं होगी तो भैया हम क्यों यहाँ विद्रोह करें, आप बताइए मुझे। हाँ साहब, ज़बरदस्ती तो कुछ होता नहीं है सर जी, ज़बरदस्ती तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है ना। अगर आवश्यकता है तो आविष्कार कर लिया जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं तो आविष्कार करके क्या करेंगे हम। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और हम संचालक महोदय से कहेंगे कि सर लोगों को आमंत्रित करें
और अपना अपना निर्णय सुनाएं, क्योंकि आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता आप ये कमेटी कर रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप मार्गदर्शन करें और आगे बताएं कि जिला कमेटी कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की जरूरत है। बहुत बहुत